कि विमुद्रीकरण से और बेरोजगारी से और महंगाई से जो सामान्य जन ने सी भुगती, उसको उसने नजरअंदाज कर दिया उस वक्त जब उसे लगा कि यह तुष्टीकरण के माध्यम से किसी वर्ग विशेष को ऊपर उठाने की चेष्टा करते हैं। वो एकजुट हुआ, उसने वोट किया मोदी जी को। अब क्या समझ आती है। चलिए एक बार मैं गिरिराज गर्ग साहब के पास में जाना चाहूँ। गिरिराज जी, बात यह है कि हार जीत का देखिए अपना अपना कारण होता है और कई बार स्थितियां बनती हैं, डाउट भी होते हैं। डाउट मैं ये नहीं करा कि मायावती ने और अरविंद केजरीवाल ने पहली बार उठाए, कई बार खुद सुब्रमण्यम स्वामी, लालकृष्ण आडवाणी भी इस बात के अंदर शामिल हैं कि ईवीएम के जरिए कई बार गड़बड़ियां हुई हैं, ये खुद स्वीकार कर चुके हैं। इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को शिकायतें भी की हुई हैं। क्या वास्तव में ये संभव है कि इतना बड़ा अगर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का चुनाव या पंजाब का चुनाव हो जिसके अंदर बिल्कुल भारी गड़बड़ियां की गई हों? देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब लगातार ईवीएम मशीन पे प्रश्न उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट लगाई, उस रिट पे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डायरेक्शन दिए थे कि बीबीपीटी मशीन जो है वो लगाई जाए। तो निश्चित रूप से जो संदेह है उसका निराकरण करने का सरकार की जिम्मेवारी बनती है। यदि वो मशीन बीबीपीटी लग जाती है, उपभोक्ता को मत दिया, उसके हाथ में स्लिप आ गई, उसको आप एक डिब्बे में डाल लो, बाहर मत ले जाने दो जिससे आउट। वही था वो था। हाँ, और वो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे, लेकिन लंबे समय के बाद भी उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो स्वाभाविक एक मानव स्वभाव है कि हारने वाला व्यक्ति जो है कारण ढूंढता है कि भाई क्या कारण रहा, मैंने इतनी मेहनत की। आपने कहा परीक्षा के लिए, लेकिन परीक्षा के लिए क्या है कि जो विद्यार्थी तैयारी करता है, फेल तो हो सकता है लेकिन उसके नंबर ही 0 आवे। वो कहता है कि मैं फेल हो सकता हूं, मेरे नंबर पासिंग मार्क्स नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा कॉपी के अंदर और मेरे मार्क्स बिल्कुल 0 आए हैं। जैसा कई जगह का उदाहरण जो बता रहे हैं कि जैसे एमसीडी में रिट वगैरह भी लगी है बंबई के अंदर, कि उस परिवार ने अपना खुद का वोट तो डाला ही है ना, और वहां वो मशीन जो है वो 0 मार्किंग कर रही है। तो वो संदेह पैदा होता है और उस संदेह का निराकरण निश्चित रूप से होना चाहिए और सरकार को, चुनाव आयोग को उसके ऊपर तीव्र गति से इस तरह का एक कार्य योजना बनानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की जब डायरेक्शन है तो उसकी पालना के अंदर आप साथ के साथ वो बीबीपीटी मशीन लगा दें, जिससे क्या आएगा, जो उम्मीदवार है उससे भी विश्वास हो जाएगा और जो मतदाता है जिसने वोट दिया, आज इसमें क्या है, ईवीएम के अंदर वोट डाला, वो पिक की आवाज तो आ गई मतदाता को, लेकिन वोट उसका जिस उम्मीदवार को उसने दिया, जिस पार्टी को उसने दिया, उसको ये विश्वास कैसे हो कि वो वोट सही जगह चले गया। सबसे बड़ा संकट यह है कि संदेह ये पैदा कर रहा है उस मतदाता को कि हमारे क्षेत्र में हमारे मतदाता, यदि 2 लाख मतदाता थे तो क्या 2000 लोगों ने वोट नहीं डाला, क्या 5000 ने वोट नहीं डाला। जो कई बूथों के ऊपर जहां 0 मशीन बता रही है, संदेह वो पैदा करता है कि आखिरकार 0 वोटिंग कैसे हुआ। कई उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हमने खुद ने, हमारे परिवार ने तो वोट डाला, समर्थकों की तो छोड़ो, लेकिन हमारा वोट भी नहीं गया, हमारा वोट भी 0 बता रहा है, तो हमारा वोट गया कहां। संदेह ये पैदा करता है। इसलिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि पारदर्शिता के साथ में सरकार को, चुनाव आयोग को डायरेक्शन देने चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिए हैं तो बीबीपीटी मशीनें जो है वो इनके साथ लगा दी जाए, जिससे पार्टियां भी संतुष्ट हो जाएगी, उम्मीदवार भी संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि सरकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन को लेकर के नहीं है। नोडल एजेंसी हमारे यहाँ संवैधानिक रूप से इलेक्शन कमीशन है। कमीशन को चाहिए, कमीशन निर्देश दे सकता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सुविधा है वो प्रोवाइड करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह ही इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक फ्री एजेंसी है। वो चाहे जिस बूथ के ऊपर वोटिंग को वापस रिकाउंटिंग करा सकती है, मशीनों की जांच करा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन के इस मामले में गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं है। गवर्नमेंट की जो अपनी एक मशीनरी होती है, जिला प्रशासन के अधिकारी हों वो सब, लेकिन उस दौरान वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में होते हैं और वो उन्हीं को सेवाएं देते हैं। तो कमीशन को देखना होगा ये बातें, तो जो चीजें हैं कि खैर, लेकिन आने वाले दिनों में ये बात सही है कि ईवीएम पे उंगलियां उठ सकती हैं। चलिए, लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ में है। लक्ष्मीकांत जी, सरकार पे उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन मेरा मानता है कि कमीशन पे उंगलियां उठ सकती हैं, सरकार पे नहीं उठा सकते। सरकार पे हालांकि आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं, पहले भी लगते रहे हैं कि साहब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रहा है, वहां पे इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया गया और वहां पे रोका गया। ओम सैनी साहब इस बात के गवाह हैं कि एक बार राजेश पायलट साहब राजस्थान में अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया बानसूर से, और उस समय देश के रक्षा मंत्री थे वो। तो बताया जाता है कि वहां पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग थे वो मौजूद थे। जगत सिंह दाइमा बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें बूथों पे नहीं जाने दिया गया। डॉक्टर रोहतास निर्दलीय जीते थे तब।
तो ये आरोप तो सरकारी मशीनरी के लिए कई बार लग चुके हैं, कोई पहली बार नहीं लग रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ईवीएम पे अब कुछ सरकार कमीशन को विचार करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी उंगली उठा चुके हैं जब हारने की स्थिति बनी थी तब। देखिए, मैं तो कहूंगा कि हताशा और निराशा का भाव है। इस हताशा के भाव में अरविंद केजरीवाल क्या स्टेटमेंट देते हैं, मायावती जी क्या स्टेटमेंट दे रही है, ये तो वही जाने। लेकिन जहां तक मैं कहता हूं कि ये हार इनसे पच नहीं पा रही। और क्यों नहीं पच पा रही? क्योंकि आपने बड़ा ख्वाब लेकर दिल्ली से चले और पंजाब को जीतने की बात की, और आपने फिर गोवा भी जीतने का दावे बड़े बड़े और स्पष्ट शब्दों में, जब आप 67 से जीतते हैं तब आपने प्रश्न खड़ा नहीं किया। आखिर क्यों? जब यूपीए 1 और 2 की सरकार बनी तब प्रश्न खड़ा नहीं किया, आखिर क्यों? पूर्व में क्या राजस्थान कहीं भी चुनाव नहीं हुए, पूर्व में यूपी के चुनाव, तब ये मायावती जी ने प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किया? ये सब प्रश्न इस बात को इंगित करते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो हिंदुस्तान भर में हवा चल रही है, उससे हवा को ये रोक पाने में असमर्थ रहे। सब मिलकर भी उसको नहीं रोक पाए, इसलिए सब कुंठित है, निराशा है और इनकी हताशा। मैं बीच में बोले जाते हैं वकील साहब, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें। आप अपने मैं बात कर रहा हूँ और बात कर लेने दो, मैं आपके पास में आऊंगा, जवाब दिलवाऊंगा। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पंजाब के लिए क्यों होती है कि वहां भी ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है? आखिर कहां? यूपी सिर्फ आपके दिए, उत्तरांचल है, बाकी सब जगह चुनाव ठीक है। और आपने प्रश्न खड़े किए तो आप निर्वाचन आयोग से प्रश्न करें। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र अधिकार है उसके पास, वह चाहे तो जांच कर गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे, गवर्नमेंट उसको करने के लिए बाध्य होगी। पहली बात। दूसरी बात, बहुत तेजी के साथ आप अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है, मैं समझ पा रहा हूं उनकी हताशा भाव को समझ पा रहा हूं। मैं जहां सोचता हूं दिल्ली की हार को पूर्व में भाप चुके हैं, दिल्ली के चुनाव हारने वाले हैं, एमसी की चुनाव, दिल्ली नगर पालिका चुनाव हारने वाले हैं, उसकी पूर्व भूमिका बनाने का उन्होंने शुरुआत कर दी कि ईवीएम से चुनाव हो जाएंगे, हम चुनाव हार जाएंगे। तो आरोप लगाने की बात उन्हें पहले ही तय कर दी, क्योंकि ये बिल्कुल तय मान के चले कि दिल्ली के चुनाव आप पार्टी हारने वाली है। दिल्ली में उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने सिर्फ एक काम किया कि उनका जो काम था, उन्होंने अपनी जो क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिक खोली, वहां अपनी पार्टी के नेता को, एक नेता की जो बेटी थी उसी को वहां पे काम दे दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। दिल्ली के बहुत सारे विधायक विवादास्पद हैं, दिल्ली की सरकार विवादास्पद सरकार बनी हुई है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि दिल्ली की जो हार है, मेरा छोटा सा सवाल, आपने एक बात कही कि ये कुंठाग्रस्त होते हैं जब हार जाते हैं, तो बयान वो सारी चीजों को लेकर के आपको मैं डेट एग्जैक्टली आप कहेंगे तो मैं बता भी सकता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों ईवीएम पर उंगलियां उठा चुके हैं, तो उसे क्या माना जाए? देखिए, प्रारंभिक दौर में जब समझने आवश्यक तब उस समय उंगलियां उठी और उस पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे दिया। तो जहां तक थी वो उस तात्कालिक परिस्थितियों के समय के अनुसार हमने उस बार प्रश्न उठाया और हमारी जब शंकाओं का समाधान हो गया तो उस बारे कोई हमने दोबारा बात नहीं की। जी ओम जी, आने वाला वक्त ये हो सकता है कि हार का ठीकरा राजनीतिक दल ईवीएम पे डालना शुरू कर दें? देखिए योगेन जी, जब सारे अगर विपक्षी दल और सत्ताधारी दल दोनों सब चाहें कि साहब वोट उस तरीके से होना चाहिए कि ठप्पे के साथ में हो, तो उसमें मेरा ख्याल है कि चुनाव आयोग को सिर्फ खर्चे के अलावा कोई समस्या होती नहीं है। खर्चा और टाइम लगता है उसके अंदर। जैसे अभी दिल्ली कॉर्पोरेशन के लिए भी चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें चुनाव निर्वाचन जो अधिकारी हैं या जो आयोग के जो जिम्मेवार अफसर है, उनका कहना यही है कि अब हमारे पास में वक्त भी नहीं है और ये तत्काल नहीं हो सकता और इसमें खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और उसके अलावा जब सारे राजनीतिक दल पेपरलेस की बात कर रहे हैं, हाँ, तो उसके बाद में डिजिटल दुनिया में आप जा रहे हैं और फिर वापस पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की लोकतांत्रिक पद्धति को सराहा जा रहा है इस बात को। नहीं, लेकिन साथ साथ में जहां जहां शक अगर हो रहा है तो डेमोक्रेसी में इन सब बातों पे चर्चा करने की जरूरत और फैसले भी करने चाहिए और सामूहिक रूप से करने चाहिए। अगर सारे राजनीतिक दलों की राय बनती है तो कोई ऐतराज नहीं है, ठप्पे वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि सत्ताधारी दल इस पे ज्यादा ऐतराज नहीं करेगा आने वाले वक्त में। अभी तो जो कुछ चल रहा है उसमें तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये अब एलिगेशन लग रहे हैं, इसलिए लग रहे हैं एलिगेशन के चूंकि इनके लाभ तो इनको भी मिल चुके हैं। दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट बन चुकी है, दूसरी जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट बन चुकी है। बैलेट के भी अपने एक वो रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि पहले तो जब काउंटिंग टेबल होती थी वहां तक कार्यकर्ता बैठ जाते थे, अब एक एरिया जाली लगा करके रख दिया। उसमें एक आ जाता है कि सब कर्मचारी हैं वो फलानी सरकार के इंप्रेशन में थे और 50 का जो बंडल बनना था उसमें 80 के बंडल बना दिए और 60 के बंडल बना दिया, 70 के बंडल बना दिए और जिस पार्टी को जिताना था उसके 40 को 50 का बना दिया। डाउट तो उस वक्त भी है। तो देखिए, ये संदेह पे तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ये चर्चा का विषय ही अपने चर्चा करना। और ये सारी बातें मेरा ख्याल है कि सब राजनेता, मतलब राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग के लोग जब बैठेंगे और ये सब सवाल होंगे, उनके जवाब क्या बनते हैं, तो फैसला उस तरीके से। और मुझे लगता है कि देखिए, मतदाता का काम एक मत देने का है और ये राजनीतिक दलों को और कमीशन और सरकार को ही ये फैसला करना होगा और आगे इस बात के कोई रास्ते निकालने होंगे। और जब तक नहीं निकालेंगे तो राहत की बात यही हो सकती है कि आखिर
हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा जाएगा, वो चाहे गड़बड़ियां हो चाहे नहीं हो। और ये नहीं कि आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने इस बात को लेकर के और आरोप लगाए हों, बीजेपी लगा चुके हैं, कांग्रेस भी लगा चुके हैं। सभी दल अपनी हार की कहें कि जो खटास है उसे मिटाने के लिए किसी ने निशाना साधा ईवीएम पर, लेकिन बेचारी बेजुबान ईवीएम हो सर दे नहीं सकती कि उसका किस तरह से उपयोग किया जाता है। खैर चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और चर्चा करेंगे राजस्थान की धौलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम चर्चा कर रहे हैं धौलपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के। इससे पहले हम ईवीएम पे चर्चा कर रहे थे। ईवीएम पे अपने अपने दावे और बयान हो सकते हैं, खैर उसका फैसला राजनीतिक दलों को सामंजस्य से बैठा करके कमीशन के साथ डायलॉग करना चाहिए। अगर सभी को संदेह है तो कोई ना कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। हालांकि जब बैलेट से हो रहे तो भी उंगलियां उठाई जा रही थी। खैर चलिए,
हम मतदाता हैं, सिर्फ मत देंगे, जो संसाधन उपलब्ध कराएंगे, बैलेट रखें चाहे ईवीएम रखें, लेकिन ये तय राजनीतिक दलों के साथ इसी को करना है। खैर चलिए, राजस्थान में धौलपुर विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। वहां पे भाजपा प्रत्याशी मिसेस कुशवाहा उन्होंने फॉर्म भर दिया है। मिसेस कुशवाहा वो हैं जो बीएसपी के सिटिंग एमएलए जिन्हें सजा सुनाए जाने के बाद उनका मतदान खारिज किया गया और अब बीजेपी ने उन्हें शोभा रानी कुशवाहा को टिकट दिया है। उन्होंने बीजेपी के पाले का यानी कि बीजेपी का दामन थामा और अब वो चेहरा बीजेपी की बनेंगी। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से तय तो नहीं किया, लेकिन बताया जा रहा है कि बनवारी लाल शर्मा चेहरा होंगे, जो पिछली बार बीएल कुशवाहा से महज 9000 वोट से हार गए थे। दृश्य से अलग होगा। बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये 5वां विधानसभा चुनाव वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बाई इलेक्शन के रूप में होगा। 4 विधानसभाओं का एक साथ हो चुका था, जिसके रोचक परिणाम रहे। 3 बीजेपी के माफ करिएगा 3 कांग्रेस के खाते में गई और एक बीजेपी के खाते में गई कोटा सीट। उस दौरान 4 सांसदों ने रिजाइन किया था और ये सीटों की स्थिति बाई इलेक्शन में थी। ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि वर्तमान सरकार और सरकार के सामने अगर ये सीट लूज करती है तो बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि कुशवाहा बीएसपी से थे और हालांकि यूं तो दावा किया जाए तो दोनों ही पार्टियों के पास में खोने को कुछ नहीं है, बीजेपी के पास में और कांग्रेस के पास में भी। बीएसपी के बारे में सुना जा रहा है कि वो बाई इलेक्शन को सामना नहीं करती है, ना चुनाव लड़ती है, यानी कि माना जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हो सकता है। तो तय करना होगा कि किस तरह की स्थितियां बनेंगी। इलेक्शन बहुत रोचक होगा और कांग्रेस अगर जीतती है तो वर्तमान परिस्थितियों में 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह की स्थिति कार्यकर्ता देखे, लगातार अगर कोई किसी तरह का मानसिक दबाव होता है तो कार्यकर्ता थोड़ा हताश होता है, लेकिन एक खुशी कहीं से मिल जाती है तो उसके लिए ऑक्सीजन का काम करती है, उसमें एनर्जी का एक रिसोर्स होता है। ये कांग्रेस को तय करना है। बीजेपी उत्साहित है, उस उत्साह को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। सरकार है, सरकार में रहते हुए पूरा ये आरोप पहले से लग सकते हैं कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वो सब चीजें चलती हैं। हर बार जिसकी सरकार होती है कार्यकर्ता पहले होता है कि उस सरकार का मंत्री आदमी बाद में बनता है। तो अपनी फौज को तो निश्चित रूप से यूज कोई भी हो चाहे पार्टी हो करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि चुनाव बहुत ही रोचक वाला होगा और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीधी वहां से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी एक है कि धौलपुर बहुत उपेक्षित है। चंबल वहां से बहती है लेकिन पीने को पानी को मोहताज है। बजरी वहां से निकलती है लेकिन मकान बनाने के लिए मध्य प्रदेश से बजरी आती है। वह इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। दुनिया भर में यहां का पत्थर जाता है लेकिन कोई बड़ी यूनिट वहां पे नहीं है। और बिहेड़ बेशक बने हुए हो, आतंक थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी वसूली वहां जारी है। तो ये तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो सरकार के सामने चुनौतियां भी होंगी। खैर चलिए, अभी एक बार नेताओं के दावे हम आपको सुनाएंगे और उसके बाद में हमारे पैनल पे वापस लौटेंगे। गवर्नमेंट बनी है, लोगों ने क्या कसूर दिया, क्या कसूर किया लोगों ने इनको वोट दे करके? जनता ये पूछ रही है कि हमने क्या कसूर किया है कि आपने हमें इस प्रकार से बिहेव किया हमारे साथ में। 3 साल में आप बिल्कुल गायब रही कि दिल्ली जा रही है 5-6 दिन के लिए, फिर वहां से धौलपुर महल में जा रही है 5-7 दिन के लिए, फिर वापस यहाँ आ रही है, फिर वापस दौरे हो रहे हैं उनके। तो एक प्रकार से धौलपुर से सरकार चल रही थी। अब चुनाव धौलपुर में हो रहे तो आप समझ सकते हो कि सरकारी मशीनरी क्या हो। तो पूरे जब पहले के अनुभव बताते हमें, जो चुनाव हुए थे 4 चुनाव, उस वक्त में भी इन्होंने पूरी मशीनरी को बैठा दिया था लिया करके, चाहे झुंझुनू में हो चाहे और कहीं चुनाव हो, अजमेर में हुआ हो चाहे वो भरतपुर में हो उपचुनाव के अंदर। तो ये इनकी फितरत के अंदर है। का चुनाव सब कार्यकर्ता एक टीम के रूप में लड़ेंगे और सबने ये संकल्प लिया है कि 40,000 से ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में या शोभा रानी को जिताएंगे। अशोक गहलोत का आपने सुना कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। कालीचरण सराफ ने साफ कहा है कि धौलपुर का विकास करना है और धौलपुर के विकास के लिए वहां के सभा को जब संबोधित कर रहे हैं तो साफ कहा है कि धौलपुर के विकास के लिए शोभा को जिताना बहुत जरूरी होगा। खैर चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और ओम सैनी साहब से मैं जानना चाहूंगा कि ओम जी, निश्चित रूप से चुनाव तो रोचक है, बाई इलेक्शन, और बाई इलेक्शन के तो अपना एक अंदाज होता है चुनाव लड़ने का भी और लड़ाने का भी। पहली बात तो ये योगेंद्र जी के भारतीय जनता पार्टी ने एक नया सिलसिला प्रारंभ किया है कि ऐसे कोई जिनको उनको लगता है कि कोई जिताऊ कार्यकर्ता है, जिताऊ कोई कैंडिडेट है, कोई प्रत्याशी है, तो किसी पार्टी का उसे धो पहुंच के बिल्कुल उसका शुद्धिकरण करके अपने
प्रत्याशी के रूप में उसको खड़ा करते हैं। हाँ, लेकिन ये घर वापसी नहीं है। ये घर वापसी नहीं है। लेकिन ये जो कुशवाहा साहब की पत्नी है जो कंटेस्ट करने जा रही है, मतलब ये है कि शायद कुशवाहा बहुत पॉपुलर थे, यही वजह रहा कि उससे पहले शर्मा जी पिछली बार जब कुशवाहा से मुकाबले में थे तो 9,000 वोटों से पराजित हो गए थे। अब कांग्रेस के पास में इसी जोड़ का एक कोई प्रत्याशी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप जैसे फरमा रहे थे कि फिर शर्मा साहब ही कांग्रेस के प्रत्याशी बनेंगे, लेकिन एक बात आप समझ के रखिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आजकल आकलन करने लगी है जातियों के मत व्यवहार का, वैसे में ताजा जो रिजल्ट हमें यूपी के देखने को मिले हैं उसमें हमें लगने लगा है कि इस मामले में जितने एक्सपर्ट भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उतने दूसरी पार्टी के लोग नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और सचिन पायलट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इस चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी पराजित हो जाता है तो उनके नाम पर एक तरीके से वो लगेगा। और साथ साथ में अगर बीजेपी का प्रत्याशी पराजित होता है तो मुख्यमंत्री के लिए ये संकट का दौर होगा। और इस वक्त अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री, वो पराजय के किसी दृश्य को देखना पसंद ना करेंगे, न तो भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी न केंद्रित नेतृत्व करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में पूरी ताकत के साथ में जुटने का सिलसिला मुझे नजर आ रहा है। और जिस तरीके से कालीचरण सराफ और प्रदेश अध्यक्ष परनामी जी आज वहां पर उपस्थित हैं और जो दावे कर रहे हैं उस धौलपुर को, जिसको कि आपने बताया कि डेवलपमेंट का सिलसिला नहीं बना, जिस धौलपुर की पत्थर से दिल्ली की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, विज्ञान भवन बना है, राष्ट्रपति भवन बना है, और उसी प्रदेश के अंदर इतना पिछड़ापन है, ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। और ये मौका है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर वहां पर कर सके। और साथ साथ में कांग्रेस के लिए भी मौका है कि वो स्थापित कर सके कि उसका एग्जिस्टेंस अभी बरकरार है और राजस्थान में उसको चुनौती देने की स्थिति शायद भारतीय जनता पार्टी की ना हो, ऐसा वो साबित कर सकती है इस बाई इलेक्शन में। चलिए गिरिराज जी, चुनौती है कांग्रेस के सामने। 3 बाई इलेक्शन आप लोग जीते, 4 में से ये 5वां बाई इलेक्शन राजस्थान में होगा, यानी कि फेस तो सही दूसरा ही कहा जा सकता है। एक साथ 4 विधानसभा सीट के लिए हुआ और एक सीट के अलग से हो रहा है। तो कैंडिडेट बीजेपी तय कर चुके हैं, नामांकन करवा चुकी है। अब चुनौती आपके सामने बड़ी है कि किस तरह से आप लोग पहले जो रणनीति आप लोगों ने अपनाई कि पहले विधानसभा चुनाव जिसमें 163 सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा, 25 लोकसभा सीट पे बीजेपी का कब्जा रहा, बावजूद उसके 4 में से 3 जीतने में आप सफल रहे। तो मुझे लगता है कि देखिए आपके पास में अपना एक वजूद और ताकत है, आपके कार्यकर्ताओं की फौज है। अब देखना होगा कि आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं इसे। नहीं, निश्चित रूप से धौलपुर का जो उपचुनाव हो रहा है उस उपचुनाव में कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। और जब राजस्थान में लोकसभा चुनाव के बाद 4 सीटें खाली हुई थी, उन 4 सीटों में 6 महीने के अंतराल के बाद वो चुनाव हुआ। उस चुनाव में सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आए थे। उन्होंने जो रणनीति अपनाई, जिस तरह से योजना बना के हमने चुनाव लड़ा, 4 सीटों पे हम जीते। कोटा की सीट भी जो 52,000 वोटों से ना हमारा उम्मीदवार हारा था, वहां भी मात्र भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है 25,000 वोटों से जीता। इसका मतलब वहां भी 27,000 वोट कांग्रेस के पक्ष में डाला। उसी तरह से अब जो धौलपुर का चुनाव आ रहा है, धौलपुर के चुनाव में निश्चित रूप से 3.5 साल की सरकार की जो नाकामियां हैं, जो सरकार की फेलियरनेस है, जनता से जो वादे किए, और वहां से पार्लियामेंट का उम्मीदवार भी भारतीय जनता पार्टी का है, उसके बावजूद अगर वहां विकास नहीं हुआ। और आज काबीना मंत्री वहां के प्रभारी जो है वो कह रहे हैं, जी मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, विकास की फहरिस्त नहीं होने की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि 3.5 साल में उपेक्षित रहा है, बहुत लंबे समय से, लंबे समय से उपेक्षित रहा है। लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन आया उस समय इन्होंने कहा था कि पूरे राजस्थान का समग्र विकास होगा, लेकिन 3.5 साल के बाद धौलपुर का विकास नहीं हुआ। ये जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं है। और निश्चित रूप से पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने 3रे नंबर पर लाके ना टिकाया था। भारतीय जनता पार्टी फाइट में भी नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस की बात करती है, उस कैडर बेस को इग्नोर करके इन्होंने आयात करके कुशवाहा की पत्नी को चुनाव ना उम्मीदवार बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा, आपने एक बात लंबे समय से जो काम एक बात कही, देखिए उपेक्षा जो धौलपुर की हुई है इसके लिए केवल बीजेपी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। आप लोगों की लंबे समय सरकार, आप लोगों को वहां से प्रतिनिधित्व मिला है और
आपने कहा कि बीजेपी तो तीसरे नंबर पे थी, अभी आप लोग तीसरे नंबर से राहत क्यों महसूस कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम इसलिए महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब पूरे राजस्थान में तूफान के रूप में चुनाव लड़ रही थी, 163 सीटें आई, उस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे रहा है। जब उस समय भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पे था, हम सेकंड नंबर पे थे, मात्र 9,000 वोटों से हमारा उम्मीदवार पराजित हुआ। तो निश्चित रूप से चुनाव पूरी योजनाबद्ध तरीके से, पूरी प्लानिंग बना के सचिन पायलट जी ने अध्यक्षता जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त वहां जनता देगी, क्योंकि 3.5 साल के अंदर यदि धौलपुर उपेक्षित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कालीचरण जी वहां प्रभारी मंत्री है जो कह रहे हैं, अभी पिछले दिनों का ही वाक्य है कि जयपुर शहर में खुद की विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए उन्होंने जेडीए की मीटिंग में यह बात सार्वजनिक रूप से कही थी कि अधिकारी मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे इलाके में काम नहीं हो रहे हैं और जेडीए सुन नहीं रहा। यह उन्होंने खुद ने स्वीकार किया था, जो पूरे देश के, पूरे प्रदेश के मीडिया ने बताया था। हाँ। तो जब आप अपने खुद की धौलपुर में क्या असर पड़ेगा इसका? धौलपुर में क्या फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से धौलपुर में जब मंत्री जी के खुद के विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं, वो काबीना मंत्री हैं, वो खुद सरकार के ऊपर अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं, तो धौलपुर के जो विकास की बात कर रहे हैं कि शोभा रानी जीतेगी तो धौलपुर का विकास होगा, ये तो वही बात हुई कि चुनाव के बाद जैसे इन्होंने कहा कि चुनाव के अंदर ये तो जुमले हैं, इसी तरह की बातें चुनाव में कह दी जाती है, जनता उसको खूब अच्छी तरह देख रही है। चलिए, लक्ष्मीकांत जी, कालीचरण जी के उस बयान को लेकर के ऑब्जेक्शन है और अभी अशोक गहलोत साहब ने कहा भी कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना इन लोगों की आदत में है, और कालीचरण जी के उस बयान को लेकर के गिरिराज गर्ग साहब का ऑब्जेक्शन है कि जिसमें कहा कि शोभा रानी जीतेगी तो यहां का विकास होगा। देखिए, सीधे तौर पर मैं कह देना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस के बारे में तो क्या टिप्पणी करूं, जो लोग खुद सरकारी मशीनरी का लगातार दुरुपयोग करते रहे, वैसे आरोप लगातार लगाते रहते। आज ईवीएम पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया था पूर्व में उन्होंने, तो ये हार और हताशा और निराशा इनसे पसती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तेजी से कालीचरण जी के शब्दों पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। मैं कह दें, कालीचरण जी जो अपने शब्दों में कहा, उन्होंने यदि वास्तव में आपको धौलपुर का विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी कमान दें। भारतीय जनता पार्टी 36 कौमों की पार्टी और हर क्षेत्र का विकास करने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहां से हमारा विधायक बने तो आपकी आवाज को, आपकी बात को राजस्थान की जनता और सरकार के बीच ला सके, और सरकार के बीच जाने पर यदि विधायक अपनी बात को उठाता है और कहता है तो निश्चित मान के चलिए कि उसकी बात सुनी जाती है, उसका विकास, समग्र विकास हो पाएगा। ऐसा हमारा कालीचरण जी मानना है। बड़ी तेजी के साथ एक जेडीए के प्रश्न को लेकर के, एक मीटिंग को लेकर गिरिराज जी ने बोला। गिरिराज जी को बता देना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पहले कालीचरण सर्राफ है। ये जनता की आवाज नहीं सुनी जाती, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते, विधायक के नाते, हमारे सारे विधायक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी जेडीए गए। उन्होंने कहा कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो, उनकी गुणवत्ता के बारे में पूछा जाए कि वे काम क्यों नहीं कर पा रहे या उनको कोई समस्या तो बताई जाए। इस कारण मीटिंग ली गई थी। यदि जनता की चिंता करना, जनता के कामों को बीच जाना और जनता के कामों को करवाना, यदि ये योग्यता और अयोग्यता प्रश्नवाची खड़ा करता है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधि जो काम किया बहुत अच्छे से किया, वे वहां पर गए, जनता की उन्होंने चिंता की। यदि आप लोगों ने चिंता की होती तो आपकी दशा एक छोटी पार्टी रूप में होती हुई नहीं चली जा गई होती। आज हम चिंता करें हर जनमानस की, हर व्यक्ति विशेष की, हर एक छोटे छोटे और बड़ी से बड़ी बस्ती की। एक सवाल है, बात हमारी है, आपने कहा 36 कौम की बात की, 36 कौम और सबका विकास सबका साथ, एक स्लोगन भी आप लोगों का। सबका विकास में तो धौलपुर अपने आप ही आता है। मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं थी कालीचरण जी को कहने की कि यहां आप जिताएंगे विकास होगा। धौलपुर तो राजस्थान से बाहर थोड़ा ही ना, राजस्थान में शामिल करने की पहल थोड़ी है, वो भी तो 36 कौम के साथ समग्र विकास में राजस्थान का ही तो एक जिला है, वहां विकास क्यों नहीं? देखिए, प्रतिनिधि के नाते जो प्रतिनिधि वहां पर 5 बार कांग्रेस के रहे हैं, उन्होंने जनता की तो ये क्या माना जाए कि अगर मान लो कहीं पे एमएलए अपोजिशन का हो या दूसरी पार्टी का हो तो विकास नहीं होगा? जब तक वो रहे तब तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही, उसके बाद वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ रहा शर्मा जी के रहते हुए विधानसभा के अंदर। विधानसभा क्षेत्र तो क्यों, आखिर ये प्रश्न खड़ा होता है कांग्रेस पर, जिनका शासन, जिनका विधायक, उसके बाद क्षेत्र का विकास नहीं होना। तो आपकी वॉइस वहां पे कांग्रेस की फेलियर पॉइंट से रहेगी कि अपनी उपलब्धियां बताएंगे कि हम भी तो 3.5 साल में क्या कर रहे हैं? 3.5 साल लगातार काम किया है, हमारी सरकार काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है हमारी सरकार हर तरीका काम कर रही है। हमारी जो बात है केंद्र की सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो। सर, वक्त कम है, आपकी पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष, उनका मैं बयान आपको सुनवा सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है, जो कह रहे हैं कि साहब जीत भगवान भरोसे होगी, बहुत ज्यादा विकास धौलपुर का न अब हुआ, न पहले के सालों में कभी हुआ है। ये आपकी पार्टी के वर्कर्स की मैं बात बता रहा हूं जो सभा के अंदर मौजूद थे, कि भगवान के भरोसे ही जीत होगी सब हमारी। देखिए, किसी कार्यकर्ता का
मंडल अध्यक्ष हैं आपके, निश्चित रूप से किसी कार्यकर्ता से क्या होगा? मंडल अध्यक्ष का अपना खुद का बयान कहीं कहीं हो सकता है किसी क्षेत्र के बारे में, या किस तरह के तोड़ मोड़ कर, या उन्होंने सीधे तौर पर। मेरे ख्याल है आप हमारे से ज्यादा शायद जो आदमी धौलपुर का रहने वाला है वो ज्यादा बता सकता है। निश्चित रूप से बता सकता है, लेकिन जिस कार्यकर्ता ने अपनी भावनाओं के कारणों से कहा, इंगित किया होगा, ये विषय वस्तु समय और समय काल परिस्थिति के विवेचना का विषय है। ये विवेचना का विषय ये नहीं कि किसी व्यक्ति ने वहां पर क्या कह दिया, ये विषय भारतीय जनता पार्टी, हर कार्यकर्ता कुछ की जीत में लगेगा। लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल लगना चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप लोग कांग्रेस की कमजोरी और फेलियर पॉइंट्स को, या उसने काम नहीं किया, इसी को गिनाते रहोगे कि अपना 3-3.5 साल का जो कार्यकाल हो चुका उसको लेकर के कुछ कह पाओगे कि हमने उस क्षेत्र में ये विकास दिया और ताल ठोक के जनता से हम वोट के लेने का हकदार हैं और हम जाके रिक्वेस्ट करेंगे, ये बात क्यों नहीं कहती है? राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता नाते हमने जो कहा है, हमने जो किया है वह बताएंगे, और जो कांग्रेस नहीं कर पाई इतने सालों में वह भी इंगित करना आवश्यक है। उन्होंने क्या नहीं किया और हमने क्या किया, ये हमारा उपलब्धि वाला कार्यकाल था, और ये उन्होंने कुछ नहीं किया, इस बात को प्रमाणित करता है कि आगे भी कुछ नहीं करेंगे। तो हमारा कहना है, जब सरकार में थे शर्मा जी